नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि अजरबैजान पाकिस्तान से 40 JF-17 फाइटर जेट्स की डील कर चुका है, जो कि $1.5 बिलियन के आसपास की है। ऐसे में दोस्तों आर्मीनिया भी चुप बैठने वालों में से नहीं है, और अब आर्मीनिया की जो वायुसेना है वो चाहती है कि उनके जो Su-30 फाइटर जेट्स है उनमें अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का इंटीग्रेशन किया जाए, और साथ ही साथ ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च वेरिएंट को भी इन फाइटर जेट्स में लगाया जा सके। आपको बता दें कि आर्मीनिया करीबन 4 Su-30 N-16 Su-25 एयरक्राफ्ट्स को ऑपरेट करता है। इसके अलावा आर्मीनिया कुछ सस्ते एयरक्राफ्ट्स को भी अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहता है, ताकि अजरबैजान के JF-17 फाइटर जेट्स का वो मुकाबला कर सके। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर भारत अपने तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट का ऑफर आर्मीनिया को करता है, लेकिन यहाँ पर कई सारी जटिलताएं आ सकती है इस डील को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स को पहले तो भारतीय वायुसेना में शामिल करना है। इसके अलावा अमेरिका की GE की तरफ से F-04 इंजन का जो प्रोडक्शन है वो भी देरी से किया जा रहा है, और ऐसे में भारत के पास GE के केवल लिमिटेड इंजन ही उपलब्ध हो पाएंगे, जिसकी वजह से भारत आर्मीनिया को तेजी से फाइटर जेट्स एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा एक और विकल्प आर्मीनिया के पास है फ्रांस के राफेल फाइटर जेट्स को लेकर, लेकिन फ्रांस के पास ऑलरेडी बैकलॉग है 180 राफेल फाइटर जेट्स के ऑर्डर का। ऐसे में आर्मीनिया को राफेल फाइटर जेट्स के लिए 4 सालों का इंतजार करना होगा, यानी कि फाइटर जेट्स का विकल्प तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है आर्मीनिया के साथ। ऐसे में दोस्तों पहला वाला जो विकल्प है वो सबसे बेहतर है इस वक्त आर्मीनिया के लिए, जो कि अस्त्र MK1 मिसाइल और ब्रह्मोस ए एयर लॉन्च वेरिएंट को अपने Su-30 में इंटीग्रेट करने का, जो कि अजरबैजान को काफी अच्छे तरीके से काउंटर करने में सक्षम होंगे, जिससे कि आर्मीनिया के फाइटर जेट्स अजरबैजान के फाइटर जेट्स को बेहतर तरीके से एंगेज करने और उन्हें खत्म करने में भी सक्षम होंगे। फिलहाल वैसे आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने आज एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कि चाइना से पाकिस्तान जा रहे एक पोत को मुंबई के बंदरगाह पर रोका गया। इस पोत पर दरअसल शक जताया जा रहा था, यानी कि शक के आधार पर इसे रोका गया, जिसमें एक खबर मिली थी कि इसमें कुछ संदिग्ध चीजें ले जाई जा रही हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में जानकारी मिली थी कि जो सामान इस पोत पर जा रहा है उसका इस्तेमाल पाकिस्तान अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए कर सकता है। भारतीय सुरक्षा अधिकारियों ने बंदरगाह पर इसका परीक्षण किया, जिसमें कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि CNC मशीन शामिल थी, जिसे कि इटली की एक कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था। CNC मशीनें कंप्यूटर से कंट्रोल्ड होती हैं। ये मिसाइल निर्माण के अहम हिस्सों को मजबूती, स्थिरता और सटीकता प्रदान करती है। इसका इस्तेमाल पड़ोसी देश अपने परमाणु प्रोग्राम के लिए कर सकता है। दरअसल 1996 से CNC मशीनों को वासेनार अरेंजमेंट में शामिल किया गया था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हथियार नियंत्रण व्यवस्था होती है, जिसका उद्देश्य नागरिक और सैन्य दोनों के लिए उपकरणों के प्रसार को रोकना है, और भारत 42 सदस्य देशों में भी शामिल है, जो कि कन्वेंशनल हथियारों और दोहरे इस्तेमाल वाले सामान और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर सूचनाएं साझा करता है। यहाँ पर एक चीज और है दोस्तों, CNC मशीन का जो उपयोग है उत्तर कोरिया ने भी अपने परमाणु कार्यक्रम में किया था। हालांकि इस खेप को जब्त कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को जांच के बाद पता चला है कि इसमें करीबन 22,180 किलोग्राम वजन की खेप है, जो चाइना से पाकिस्तान भेजी जा रही थी। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी कार्रवाई भारत ने यहाँ पर करते हुए चाइना और पाकिस्तान के एक बड़े प्लान को खत्म कर दिया। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना का C-130 सुपर हरकुलिस विमान सिविल एयरपोर्ट के ऊपर अचानक से चक्कर लगाने लगा, और उसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करा दी गई है। कहा जा रहा है कि इसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गए थे, जिसके बाद इसे हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान किसी को चोट नहीं पहुंची है और विमान को भी नुकसान नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना का ये C-130J परिवहन विमान हैदराबाद तेलंगाना में एक नियमित उड़ान पर था, जब इसे तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और पायलट ने जो SOPs है उसके अनुसार कार्रवाई की और इसे सुरक्षित रूप से लैंड कराया। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान में 2 पायलट सहित 12 लोग सवार थे। जब ये प्लेन लैंड करने का प्रयास कर रहा था तो इसके जो हाइड्रोलिक व्हील हैं वो नहीं खुले। इसी वजह से 40 मिनट तक ये हवा में चक्कर लगाने लगा। उसके बाद इसके हाइड्रोलिक व्हील खुले, उसके बाद ये सफलतापूर्वक नीचे उतर सका। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत सरकार ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को लेकर भारतीय निर्माता कंपनियों से एक बड़ा समझौता किया, जिसके तहत सुखोई 30 MKI के जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले सिमुलेटर्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा, और इस अपग्रेड के माध्यम से सुखोई 30 MKI में स्वदेशी हथियार जोड़ने से लेकर ऑपरेशनल ट्रेनिंग से जुड़ी क्षमताओं को भी शामिल किया जाएगा।
ताकि पायलटों को सुखोई फाइटर जेट के साथ उड़ान भरने में काफी आसानी हो सके। और आप सब जानते हैं कि सुखोई 30 MKI बेड़ों को भारत अपग्रेड कर रहा है, जिसमें कि 84 यानी कि 84 विमानों को देश में निर्मित एडवांस रडार, एवियोनिक्स और स्वदेशी हथियार प्रणालियों के साथ अपग्रेड किया जाएगा। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 272 Su-30 फाइटर जेट्स हैं और इन फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल जैसे हथियारों को पहले से ही इंटीग्रेट किया जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मेघालय में भारत बांग्लादेश सीमा के पास BSF पर अचानक से एक भीड़ ने हमला कर दिया। इस झड़प में BSF के 3 जवान और एक बांग्लादेशी तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। BSF की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसमें कहा गया है कि तस्करों ने अर्धसैनिक बलों पर धारदार हथियार और पत्थरों से वार किया, जिसके बाद जवानों ने भी जवाब में गोली चलाई, जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हो गई। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मालदीव से मात्र 507 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप के मिनिकॉय में अपने एयर और नेवल बेस INS जटायु का भारत अगले हफ्ते उद्घाटन कर देगा। ऐसे में डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो नेवल बेस है वो अरब सागर में मालदीव का ही विकल्प बनेगा। लक्षद्वीप में इंडियन नेवी अड्डे का निर्माण पूरा होने का मतलब साफ है कि जल्दी यहां से राफेल जैसे फाइटर जेट्स गरजेंगे और ये घातक फाइटर जेट्स लक्षद्वीप में उतर पाएंगे। बता दें कि इसका असर पूरे पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में देखा जाएगा। ये इलाका वही है जहां पर अक्सर चाइना के जासूसी जहाज और युद्धपोत पहुंचते रहते हैं। ऐसे में भारत तेजी से ड्रैगन का मुकाबला कर सकता है। लक्षद्वीप में नौसैनिक हवाई अड्डे के निर्माण के बाद भारत का लक्ष्य होगा कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और अपने प्रभाव को यहाँ पर बनाए रख सके। मिनिकॉय द्वीप की अगर बात की जाए तो ये 9 डिग्री चैनल के पास स्थित है, जो कि काफी व्यस्त शिपिंग रूट है और मालदीव से ये लगभग 130 किलोमीटर दूर है, जो कि भारत की समुद्री डोमेन में अवेयरनेस यानी कि जागरूकता को भी बढ़ाएगा। खबरें आ रही हैं कि शुरुआत में INS जटायु को अधिकारियों और जवानों के एक छोटे दल के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, बाद में इसे एक्सटेंड किया जाएगा। चाइना रोबोटिक्स क्षेत्र में काफी तरक्की कर रहा है। ऐसे में अब वो कुछ खास तरीके के रोबोट्स तैयार कर रहा है। चाइना एक ऐसे डॉग पर काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल नए इलेक्ट्रॉनिक पालतू जानवरों के रूप में हो रहा है और ये जो म्यूल्स हैं ये कई सारे काम करने में सक्षम है। इनमें से कुछ जो रोबोटिक डॉग्स हैं वो घातक हथियारों से लैस हैं। चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इन रोबोट ट्रेंड सैनिकों की स्पीड और सटीकता का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ये जो चाइना की नई टेक्नोलॉजी है वो काफी गंभीर खतरा बन सकती है। भविष्य के युद्ध में ये क्रांति ला सकती है। खुद अमेरिका के मरीन कॉर्प्स ने चाइना में बने कई रोबोटिक कुत्ते खरीदे थे और युद्ध के दौरान इनकी क्षमताओं को भी जांचा गया था। हालांकि आउटपुट क्या आया इनका, ये अमेरिका की तरफ से खबर नहीं आई, लेकिन ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। ये रोबोटिक कुत्ते हथियारों को ऑपरेट करने के मामले में सैनिकों को भी तगड़ी मात दे सकते हैं। एक टेस्ट के दौरान ये देखा गया कि रोबोटिक कुत्ते ने 100 मीटर की दूरी पर खड़े इंसान के आकार के टारगेट पर 10 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की और ज्यादातर जो गोलियां लगी वो उस मानव आकार के टारगेट की छाती के आसपास लगी। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना सटीक हमले कर सकते हैं। हालांकि भारत भी रोबोटिक म्यूल्स को तैनात कर रहा है, लेकिन वो अभी हथियार वाले नहीं है, वो बल्कि लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम GAASI ने अपने XQ-67A ड्रोन की उड़ान की है, जिसे कि अमेरिकी वायुसेना ने अपने ऑफ बोर्ड सेंसिंग स्टेशन यानी कि OBSS प्रोग्राम के लिए बनाया था। XQ-67A एक स्टेल्थ ड्रोन है जिसे लंबी दूरी और उच्च ऊंचाई वाले मिशनों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक त्रिकोण पंख डिजाइन, एक सिंगल इंजन और हथियारों को इंटीग्रेट करने के लिए इंटरनल वेपन बे है। ड्रोन लक्ष्य का पता लगाने और अलग अलग टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ऑब्लिक इंफ्रारेड और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगाए गए हैं। हालांकि XQ-67 की जो विशिष्ट क्षमताएं हैं उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि XQ-67A की उड़ान विमान विकास में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। XQ-67A UAV में एक वापस लेने योग्य ट्राई साइड किल लैंडिंग गियर, एक विस्तृत V आकार की पूंछ यानी कि टेल और एक कम स्वीप मुख्य विंग है, जिसमें कि एक ऊपरी यानी कि अपर रेयर इंजन इनटेक और एक अगोचर स्वीप लाइन भी है जो फ्यूजलाज के चारों ओर लिपटी हुई है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत ने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में एक मिसाइल परीक्षण के लिए नोटम वार्निंग जारी की है, जो कि आने वाले कुछ हफ्तों में की जाएगी, जिसमें कि पहले टेस्ट की रेंज 320 किलोमीटर तक है। हो सकता है इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का एक और परीक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा नोटम जारी किया गया है वो 1400 किलोमीटर तक है और ऐसे में या तो हो सकता है कि अग्नि P मीडियम
रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण हो सकता है, या फिर दोस्तों ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस दौरान निर्भय क्रूज मिसाइल का भी परीक्षण किया जा सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दोस्तों साहिल वर्मा सीमेन 2 27 फरवरी 2024 में तैनाती के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज से समुद्र में लापता हो गए। भारतीय नौसेना ने तुरंत जहाजों और विमानों के साथ बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया है, जो कि अभी भी जारी है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।